अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। ये एक ऐसा वाहिद प्रोग्राम है जिस पर आपको हम लोग बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ख़ासकर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात होती है। ये प्रोग्राम खासकर आज उन लोगों के लिए है जो अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं। कई सवाल भी अक्सर आते रहते हैं कि सर रिसर्च में क्या हम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमारी ज़िंदगी के लिए। तो एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है, इंडिया का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जिसे TIFR कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और कैसे आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्या ज़रूरत है, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे, सारी डिटेल के साथ आइए हम मुलाकात करते हैं। इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर। आइए शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलाम अलैकुम। हर बार की तरह इस बार भी आपका वेलकम है इस शो पे जी। और उन बच्चों के लिए जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता लेकर आप आए हैं। चलिए, इंस्टीट्यूट के बारे में इंशाअल्लाह हम लोग बताएंगे। TIFR के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में अभी सिचुएटेड है। इसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपको रिसर्च करना है तो आपके लिए बेस्ट एक ये ऑप्शन आपके लिए आपकी लाइफ में हो सकता है। तो जिस तरह से आपने कहा, बच्चों के लिए हर रास्ते, क्योंकि अब देखें आहिस्ते से जिंदगी ट्रैक पे आ रही है, बड़ी खुशी हो रही है। जी बिल्कुल। बच्चे स्कूल जाना आप शुरू कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम भी आप ध्यान रखेंगे, हालात बेहतर हो रहे हैं, हो गए हैं, बल्कि हो अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं माशाल्लाह। और आने वाले वक्त में मैक्सिमम एग्जाम भी ऑफलाइन आपके होने जा रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम भी ऑफलाइन होने जा रहे हैं। 10th वाले जो CBSE के सेकंड टर्म के एग्जाम्स हैं उसके बारे में, 12th के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो बहुत सारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं यहाँ से, और साथ साथ ये कि अपनी ज़िंदगी का आप ख्याल रखें। बिल्कुल। वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, जब भी वैक्सीनेशन का मौका मिले उसे ज़रूर कराएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और ऑफलाइन ट्रैक पे सारी पढ़ाई आ रही है, इसको एंजॉय करें आप। जी थैंक यू सर। जैसा कि हमने व्यूवर्स को बताया कि आज हम लोग TIFR के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ तो मैं ये जान लेता हूँ कि आप बताइए TIFR है क्या एक्चुअली, क्यों इसकी बुनियाद रखी गई सर? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अलावा दूसरों का भी अपने दिल में ख्याल रखते हैं। तो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप देखेंगे तो टाटा की बहुत सारी देन है इस मुल्क के लिए। जैसे आप देखें, IISc बेंगलोर टाटा ने दिया, टिस के बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, टाटा ने दिया। TIFR भी टाटा ही की देन है। तो उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, जैसे आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिएक्टर सेंटर। बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं इंडिया में। टाटा से, टाटा ग्रुप के चेयरमैन से उस वक्त के 1951 की बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मुलाकात हुई और आपने कहा कि यहाँ पर ख़ास तौर से फिज़िक्स और जो बेसिक साइंसेज हैं लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इसके ऊपर एक हायर रिसर्च का एक हायर इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। तो टाटा से दरख्वास्त की गई और टाटा ने पूरा फाइनेंस किया और होमी जहांगीर भाभा के पूरी निगरानी में इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद पड़ी। और इस इंस्टीट्यूट को डालने के पीछे सिर्फ एक कॉज ये था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इसमें एडवांस रिसर्च का आपके लिए ऑप्शन क्रिएट किया जाए। ओके जी। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं जी। कि हमको एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, नैनो फिजिक्स में जाना है, फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करना है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो रिसर्च के लिए 2-3 जो सबसे अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं इंडिया में, IISc बेंगलोर के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है बहुत बार बच्चों से, और TIFR के बारे में इंशाल्लाह आज हम बताएंगे कि अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको रिसर्च करना है तो बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन ये बन के निकल सकता है। ओके सर, इससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट वगैरह की तरफ बढ़ें, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि रिसर्च हम लोग सुनते हैं होता क्या है, पर इसके साथ अटैच है फंडामेंटल रिसर्च। राइट। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें आप। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च यानी कि पूरी तह तक जाके सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज लेना, ना कि उसके सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड पे जाना। तो फिजिक्स के फील्ड में अगर आप जाएं तो फिजिक्स में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे देखा होगा कैंसर में कीमोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा जी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी एक इलाज का एक बहुत अहम प्रोसेस है। TIFR हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पे कीमोथेरेपी पे पहले रिसर्च किया गया और उसका एप्लीकेशन जो है पेशेंट के लिए लाया गया
और यहाँ पे सुना होगा आपने मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ पे उसका एप्लीकेशन वगैरह लगाने की शुरुआत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में निकल के आ रहा, उसमें तह तक जाके आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में सेल और मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बच्चों से डिस्कशन किया है, उसके तह तक जाके उसमें कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं। मैथ्स की दीगर चीज़ों में कैसे आप बहुत फंडामेंटली सारे एस्पेक्ट पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट में इस तरह के कोर्सेज डेवलप किए गए हैं। ओके, तो चलिए ये तो बता दिया कि फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है, पर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे साइंस से लगे हुए कोर्सेज हैं। ओके, अब जनरली हम लोग साइंस स्कूल में जब 11-12 में आते हैं तो साइंस में क्या क्या हम पढ़ पाते हैं? केमिस्ट्री है जी, फिजिक्स आपने फरमाया, बायोलॉजी है और एक मैथ्स भी आप ले लें, और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना ही है जी। तो ये 5 चीजें हैं जिन 5 चीजों के तमाम विंग्स, जो उसके अलग अलग जो उसमें सारी विंग्स हैं, उन तमाम विंग्स पे भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे। जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बहुत सारी फील्ड निकल के आती है। जैसे हम लोग बात करते हैं थर्मल फिजिक्स है, नैनो फिजिक्स है, रेडियो फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इन तमाम चीज़ों पे मैथ्स में आ जाए, बहुत सारे इस तरह से आपको विंग्स मैथ्स में मिलेंगी, केमिस्ट्री में मिलेंगी, बायोलॉजी में जैसे मैंने जिक्र किया मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। तो जितनी सारी फील्ड्स हैं उन सारी फील्ड पे रिसर्च के यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, तो सर आपने बताया साइंस से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के इसमें प्रोग्राम मौजूद हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। बेसिकली यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम हैं वो ग्रेजुएशन के बाद हैं। ओके, यानी कोई यूजी प्रोग्राम आपका नहीं है, यानी 10+2 के बाद 12वीं के बाद अगर TIFR में आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए कोई कोर्स नहीं है। ओके, मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। ओके, अब सपोज कीजिए अगर मुझे बायोलॉजी की तरफ निकलना है तो मुझे BSc बायोलॉजी मेरे पास होना चाहिए, यानी 3 साल हमने कहीं किसी UGC एफिलिएटेड कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हमने BSc बायोलॉजी किया हो, खा वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो। उसी तरह से फिजिक्स हमने 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी से किया हो, केमिस्ट्री में किया हो, मैथमेटिक्स में किया हो, तो उसके बाद हम इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। लेकिन जाने का एक ही रास्ता है कि हमको एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसके जरिए हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एग्जाम कैसे होता है, मतलब एग्जाम का नाम क्या है सर? TIFR अपना एक सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करता है। उसकी साइट पे जब आप जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। फॉर्म्स जनरली साजिद साहब ये अक्टूबर-नवंबर में आपके पब्लिश होते हैं। ओके, और एग्जाम वैसे जैसे आपका मार्च या अप्रैल वगैरह आता है वैसे आपके एग्जाम की डेट आ जाती है। ऑनलाइन एग्जाम का अभी तक ऑनलाइन एग्जाम का इसका ऑप्शन होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। अब सपोज कीजिए कि मुझे मास्टर डिग्री करना है फिजिक्स में, तो जो मेरा एंट्रेंस होगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की फिजिक्स पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ओके, राइट। अब क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स जब आपने देखे होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल पे नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नीट में क्या होता है 180 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन में नीट में क्वेश्चन का लेवल अगर फिजिक्स में ले लूं तो फिजिक्स के नीट के क्वेश्चन का लेवल IIT JEE एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन के लेवल से कम होता है। तो फिजिक्स जो है थोड़ी सी IIT JEE एडवांस की ज्यादा टफ पूछी जाती है, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। जनरली यहां जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 40 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और उन क्वेश्चन का अपना एक लेवल होता है। ओके, जैसे बोर्ड में 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस आते हैं साजिद साहब? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उस एज ग्रुप में क्वेश्चन का एक लेवल होता है। तो यहाँ जो एंट्रेंस होता है जनरली 35, 40, 50 क्वेश्चन का होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कौन से कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग तो हर हाल में होती है। ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 या 40 होते हैं। मार्किंग स्कीम प्लस एंड माइनस वाली ही होती है। जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देख लें। ओके, देखना चाहिए। देखने से फायदा क्या होता है? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। यस, अब किस तरह का क्वेश्चन आता है ये आपको पता चल जाता है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या क्वेश्चन डायरेक्ट यानी थ्योरेटिकल लेवल का है या आपकी जो घबराहट है वो भी दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। पहले से पेपर का पैटर्न पता होता है। यस, ओके। और एंट्रेंस के बारे में एक यहाँ पे खास तौर से एक पॉइंटर मैं बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन जितने भी एंट्रेंस होते हैं साजिद साहब 4 या 5 साल के बाद उनके पेपर का पैटर्न भी थोड़ा ना थोड़ा चेंज होने लगता है। होता है।
तो फ्रंट पेज आपको पढ़ना है। लेकिन जो एग्जाम पिछले 10 साल में हो रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में उसी तरह का एग्जामिनेशन देना आपको होगा। तो पेपर प्रीवियस ईयर का जरूर देखें आप। ओके सर, इसकी डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आती है, मतलब कब हमें तैयार रहना है? फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रेजुएशन अभी हो जाएगा पूरा जी। तो अगर मुझे एग्जाम देना है TIFR का, तो क्या मैं दे सकता हूँ? कब तैयार? व्हाई नॉट। देखिए, जितने भी एंट्रेंस जब आपको PG करना होता है तो दो तरह के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। एक तो वो जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, वो दे सकते हैं, या जो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे के क्वालिफाई कर चुके हैं। प्रीवियस 2 साल में कोविड की वजह से थोड़े से एग्जामिनेशन की डेट्स, फॉर्म निकलने की डेट थोड़ा आगे पीछे जरूर हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि सारे एग्जाम अब अपने टाइम पे आने लगेंगे। उम्मीद की जा रही है 1-2 साल थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन 2-3 साल के बाद ट्रैक प्रॉपर हो जाएगा। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में अगर आप एकेडमिक कैलेंडर आप देखें जी। तो जनरली यही पाएंगे आप कि भाई अप्रैल मई में जाके आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो जाता है। बोर्ड्स वगैरह तो महीना ही है वो सब। जी, तो बोर्ड के एग्जाम तो मार्च में हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम मई के महीने में हो जाते हैं। तो ये सब एग्जामिनेशन मई जून के आसपास में होते हैं, और हमेशा इन जनरल जो एग्जामिनेशन की डेट होती है, फॉर्म हमेशा उससे 4 या 3 महीने पहले पब्लिश होता है। अगर आइडियल डेट्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो कोविड की वजह से जैसे मैंने बताया कि चीजें थोड़ी सी आगे पीछे चल रही हैं, तो एडवाइजेबल है कि TIFR की साइट पे जाइएगा, आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम की डेट, फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट कीजिए। ओके जी, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इनके बारे में डिटेल कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जी, जो फीस है हम सब के लिए बहुत मायने रखती है जी। अक्सर आप ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बताते हैं जहाँ की फीस बहुत नॉमिनल होती है, Right. हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि TIFR की फीस क्या है अगर हम रिसर्च के लिए बढ़ें। नॉर्मली ऐसा हम लोग मानते हैं कि अगर रिसर्च की तरफ जाएंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट देना होगा रिसर्च के लिए। इसके लिए क्या अमाउंट है, फीस स्ट्रक्चर? अब आप देखें, बच्चों के लिए जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत ही में कहा कि कामयाबी के रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए जो मंजिल हो सकती है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम दे रहे हैं जी। और फी के बारे में जो आपने कहा, जनरली जो कॉमन जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है उनके बच्चों के जहन में पहले आता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन, फी स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन सबके लिए बहुत कॉमन सी चीज है, कॉमन सी चीज है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन उनकी फीस उतनी ज्यादा नहीं होती। एम्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ भी जो TIFR में जब आप रिसर्च के लिए जाएंगे तो देखें 2 तरह के कोर्सेज हैं, इंशाल्लाह आगे हम लोग क्वेश्चन में उसका डिस्कशन करेंगे। 4,000 रुपए पर ईयर की, पर एनम की 4,000, ओनली 4,000 में बोल रहा हूँ, 4,000 पर एनम की यहाँ पे फीस है अगर आप रिसर्च यानी PhD प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं। आगे मैं 2 तरह से बताऊंगा PhD प्रोग्राम कैसे आप कर सकते हैं। तो 4,000 एक साल की फीस। अब क्या होता है साजिद साहब, 4,000 रुपए, ओनली 4,000। अब आप महसूस करें जी, सुन के अजीब लगता है, क्योंकि आजकल तो जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जिनका मार्केट में एक नाम है, ऐसे इंस्टीट्यूशन की 1 महीने की फीस होती है 10,000। अरे अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड की फीस जो है 40,000, 45,000 साल की होगी, 80 हो गई, 1 लाख तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा भी है कहीं जी, कहीं तो। जी जी। तो अगर 1 लाख फीस है 1 साल की, इसका मतलब 8,000 पर मंथ की फीस है स्कूल की 2री या 3री क्लास की। यहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, 1 साल की फीस बोल रहा हूं मैं 4,000। इसका मतलब यह है कि अगर 12 से आप डिवाइड लगा दें तो आप देखें आपकी फीस कितनी निकल के आएगी। मैं समझता हूं कि 350-400 रुपए पर मंथ। ओके, तो ये फीस है, 4,000 रुपए पर एनम की फीस है। ओके जी। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए भी कुछ फीस है? अगर फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए की फीस आपको देनी है। ओके, 500 की फीस देनी है। और देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की सबसे अच्छी खूबी यही होती है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक बार और भी बताया था, KVPY का स्कॉलरशिप एग्जाम 100 रुपए उसकी फीस होती है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत लेकिन कम अगर देना चाहे इंसान तो चलिए साथ ही हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं जी। तो इसमें क्या है, मतलब स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे एक एज जिसको कहा जाए कि इंसानियत के लिए दिल में दर्द रखना, अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन पे कहीं खर्च करना है तो सबसे पहले आप किसको तलाश करेंगे? होनहार बच्चों को। होनहार बच्चे कहाँ मिलेंगे? अच्छे इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल। तो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ स्कॉलरशिप अवेल करना मुश्किल नहीं होता।
एम्स में अगर आप पहुंच जाएं, कोर्स करेंगे, दौरान कोर्स आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स मिल जाएंगे। आईआईटीज में पहुंच जाए, बहुत सारे मिल जाएंगे। जेएनयू पहुंच जाएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुंच जाएं, टीआईएफआर पहुंच जाएं, टिस मुंबई पहुंच जाएं। बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, खुद टाटा ग्रुप खुद बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड करती है। तो वहां पहुंचने के बाद एक साल में सिर्फ 4,000 रुपये आपको पे करना है, और हो सकता है 50 से 60,000 पर एनम की स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप वहां पे मौजूद है, बस अपने आप को वहां पहुंचने के लायक बनाना है। ओके सर, प्रोग्राम के बारे में मैं जानना चाहूँगा, शायद बात तो रह गई है जी। मतलब कितने साल का कोर्स है और किस तरह के प्रोग्राम है इसमें? बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, और दरमियाने गुफ्तगू हम लोगों ने बात भी किया था। तो जनरली पीएचडी करने के लिए साजिद साहब हमारे पास ऑप्शन क्या है? सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे मैथ्स में पीएचडी करना है, ओके, तो अब शुरुआत कैसे मैं करूंगा? 11th-12th में मैथ्स मेरे पास होनी चाहिए, बीए या बीएससी में मैथ्स होनी चाहिए, उसके बाद एमए या एमएससी में मैथ्स होनी चाहिए, और एमए या एमएससी करने के बाद मैं नेट का एग्जामिनेशन दूंगा, और नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद तब मुझे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। ये एक सिंपल रास्ता है पीएचडी करने का। जी। टीआईएफआर ने आपके लिए 2 यहां पे पीएचडी के प्रोग्राम रखे हैं। एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है पीएचडी का। ओके। अब देखें, जनरली क्या होता है, सिंपल रास्ता है पीएचडी करने का। क्या होता है, पहले आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, उसके बाद तब आप पीएचडी कर सकते हैं नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। यहां पे पीएचडी दो तरह से कर सकते हैं। एक तो एमएससी के बाद आप पीएचडी कर लें। सपोज अगर हमने एमएससी फिजिक्स कर लिया, टीआईएफआर का एंट्रेंस क्वालिफाई करके टीआईएफआर में हमने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, 4 साल का मेरा कोर्स होगा, हर साल हमारी 4,000 की फीस होगी। तो हम कर सकते हैं 4 साल। एक और बड़ा बेहतरीन यहाँ पे कोर्स इंटीग्रेटेड पीएचडी करके इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, ये अभी मतलब जल्दी ही लॉन्च किया गया? मतलब है कुछ सालों से कोर्स चल रहा है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर आप कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है? क्या है जी? आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है। ओके। जैसे अगर मुझे फिजिक्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम टीआईएफआर से करना है, तो मैं पहले बीएससी फिजिक्स करूंगा। ओके, ठीक। अब अगर जनरल कॉलेज से मुझे, जनरल यूनिवर्सिटी से अगर मुझे पीएचडी करना हो, तो बीएससी के बाद अब मुझे क्या करना है? एमएससी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि बीएससी के बाद आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एंट्रेंस दें। ओके। 6 साल का कोर्स होगा, जिसमें 2 साल मास्टर इंक्लूड होगा, और उसके बाद आपको पीएचडी की तरफ ले जाएंगे। और इस कोर्स में एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने और भी डाली है। ओके। इनिशियल 2 साल आपकी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, सिर्फ 2,000 पर एनम। उसके बाद बचे हुए 4 साल में आपकी फीस 4,000 रुपए पर एनम होगी। तो कितनी सहूलत है? ओके जी। सर, ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमको 4 साल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे 6 साल लग रहा है, तो 2 साल एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है सर? हाँ, अब देखिए जनरली रास्ता क्या होता है साजिद साहब, महसूस करें आप, आपने पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, सिंपल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 2 साल आपने मास्टर्स किए जी, नेट क्वालिफाई करके आपने मैक्सिमम 4 साल पीएचडी में लगाए, तो आपके पास 6 साल का वक्त लगा जी। अब मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद हमने एंट्रेंस निकाल लिया, तो यहां से भी 6 साल लग रहे हैं, यानी मास्टर प्लस पीएचडी प्लस डिग्री। ओके, या दोनों हो गया। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, तो फिर अगर मास्टर प्लस पीएचडी हम लोग करें, तो वो जो पहला एंट्रेंस एग्जाम है वही कंसीडर किया जाएगा पीएचडी के लिए, या उसके लिए वापस से हमें पीएचडी के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना है? नहीं, हाँ, यहाँ पे अच्छी बहुत टेक्निकल बात आपने कहा कि अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में हमने दाखिला ले लिया, तो अब मैं इंस्टीट्यूशन के साथ 6 साल के लिए जुड़ गया। ओके, हमें बीच में नहीं मास्टर पूरा होने के बाद वापस से तैयारी करने की जरूरत है? एकदम नहीं देना है, और आप कंटिन्यूएशन में जाएंगे और पीएचडी करके आप बाहर निकलेंगे। और अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है, तो एमएससी करने के बाद आप अगेन अलग से टेस्ट दें वहां के लिए, टीआईएफआर के लिए, तब उसके लिए अलग से एंट्रेंस आपका एग्जाम होगा, और दोनों का पेपर, अब डेफिनेटली पेपर तो अलग आना है। अब आप सोचें कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में जब आप जा रहे हैं साजिद साहब, तो आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर मास्टर करने के बाद जाएंगे जी, यस, अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं, तो वहां जो पेपर आएगा उसमें मास्टर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। और टीआईएफआर अगर आपको मिलता है, तो आप समझ लें
कि जिस फील्ड में आप रिसर्च करेंगे अपने आप में आप बेहतरीन एक जूनियर साइंटिस्ट बन के वहां से निकलेंगे, बेहतरीन प्रोफेशनल आप बन के निकलेंगे और मार्केट में आपको जॉब की परेशानी नहीं होगी, कंपनी आपको रुजू करेगी ना कि आप कंपनी के पास। नहीं, अपॉर्चुनिटीज की बात करें सर, इतना समय लगाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि दर दर हमें भटकना पड़ेगा फिर जॉब के लिए? कभी नहीं। ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है साजिद साहब, इनकी प्लेसमेंट 100% होती है। वहां पर भी कैंपस सिलेक्शन हो सकता है? एकदम होगा। अब आप मुझे बताएं कि कोई बच्चा IIM अहमदाबाद, आप मुझे बताएं कि कोई बच्चा IIM अहमदाबाद से अगर MBA करता है तो उसको प्लेसमेंट के लिए कहाँ जाना है? कैंपस। जी। कोई बच्चा एम्स से अगर MBBS कर रहा है तो उसके लिए क्या सोचना है? कोई बच्चा JJ से अगर MD IMS कर रहा है तो उसको जॉब के प्लेसमेंट के बारे में क्या सोचना है? बिल्कुल। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप दौराने स्टडी खूब मेहनत करें और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पहुंचने की कोशिश करें ताकि वहां से कोर्स करने के बाद जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखिए कितनी यहां पर देखें, एक चीज समझने की कोशिश करें साजिद साहब, मेहनत से भागा नहीं जा सकता है जी। एक्सर्शन आपको लेना है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने एक्सर्शन ले करके और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अपने आप को पहुंचा दिया तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए आपको परेशानी नहीं है। ओके। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कैजुअल हो गए, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचे, कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर तो एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन रिसर्च के लिए अगर PhD के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। राइट। इंसान कर सकता है और कर ही रहा है, लेकिन उसके लिए TIFR चुनना मतलब क्या अलग है इसमें, क्या खास बात है इसमें? स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट है, खास तौर से फिजिक्स, हायर फिजिक्स के लिए, फंडामेंटल फिजिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड। अब आप सोचिए कि इस इंस्टीट्यूट में अभी तकरीबन 270 के आसपास टीचर्स फैकल्टीज हैं और मैक्सिमम जो वहां पे प्रोफेसर हैं दे आर साइंटिस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट सोचे, हिंदुस्तान का एक फेम साइंटिस्ट होमी भाभा, जैसे आपने बॉम्बे में सुना होगा भाभा एटॉमिक रिएक्टर सेंटर है जी। तो होमी भाभा जिसने इसकी बुनियाद संगे बुनियाद रखी होगी, तो सोचें कि कितना फंडामेंटली उन्होंने स्ट्रांग यहाँ पे काम किया होगा। तो यहाँ का लैब, यहाँ की फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल रूम, सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही एडवांस हैं, बहुत एडवांस लेवल पे हैं। अब जैसे आप सोचें एम्स से बच्चा MBBS कर रहा है तो वहाँ जितनी सारी मशीनरी, ऑपरेशन करने के सारे प्रैक्टिकल्स रूम जितना एडवांस लेवल पे हैं, किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में उतने एडवांस लेवल पे नहीं होंगे। ओके। तो सारी फैसिलिटी, लाइब्रेरी अच्छी, लैब अच्छा, प्रैक्टिकल की फैसिलिटी अच्छी, एनवायरनमेंट अच्छा, बच्चे अच्छे मिलेंगे जो आपके साथ कंपटीशन करेंगे और डायरेक्टली आप साइंटिस्ट के अंडर में अपनी पढ़ाई आप आगे बढ़ाएंगे। तो सोचें कि निकलने के बाद आप किस लेवल पे होंगे। ओके। सर अगर आपके पास प्रोग्राम्स की डिटेल है तो मैं चाहता हूँ कि आप TV स्क्रीन पे बता दें उन्हें, जिसको नोट डाउन करना है वो आसानी से नोट डाउन कर ले इसे। कौन कौन से सब्जेक्ट में हम PhD कर सकते हैं? बेसिक साइंस के बारे में बात हो रही है, तो स्क्रीन पे इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाता भी हूँ, जिससे कि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन भी था, हम लोगों ने जो जैसे एस्टैब्लिशमेंट बताया तो 1945 का एस्टैब्लिशमेंट है। होमी जहांगीर भाभा ने इसके एस्टैब्लिशमेंट में सबसे अहम रोल प्ले किया है। तो अब स्क्रीन की बारी है और स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से फील्ड में आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं और कितने साल का कोर्स होगा और क्या प्रोग्राम होगा। तो एक बार स्क्रीन पे आप जरूर देखें इसको। जिस फील्ड में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं उसमें बायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल साइंस आपका है, केमिस्ट्री के फील्ड में आप कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम साइंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। और इसके बाद मैथमेटिक्स के फील्ड में आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं एंड फाइनली फिज़िक्स एंड साइंस एजुकेशन यानी फिज़िक्स के फील्ड में आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे आप देखें 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे PhD प्रोग्राम। एक PhD प्रोग्राम आपका ऐसा होगा जो आप MA MSc या MTech, यहाँ ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग में जो बच्चे MTech करते हैं उसके बाद यहाँ पे उस फील्ड में आप PhD कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है। ये इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में जाने के लिए जो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो BSc या BE या BTech होना चाहिए। अगर आपको फिज़िक्स के फील्ड में रिसर्च करना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम PhD में तो आपको BSc इन फिज़िक्स होना चाहिए। फॉर्म के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 500 रुपये का इसका फॉर्म होता है और मैंने ख़ास तौर से फ़ी के बारे में
जो बताया मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ, पीएचडी प्रोग्राम के लिए 4,000 रुपये पर एनम की फ़ीस होती है। और अगर आप एमएससी प्रोग्राम या एमएससी के साथ जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है उसमें अगर आप दाखिला लेते हैं तो पहले 2 साल आपके की फ़ीस 2,000 रुपये पर एनम है और उसके बाद जो फ़ीस है आपकी वो 4,000 रुपये पर एनम है। ये मैंने बात आपको बताई है TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अवेलेबल प्रोग्राम्स के लिए। ये बॉम्बे में सिचुएटेड है और इसमें दाखिले के लिए, किसी भी प्रोग्राम में दाखिले के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर उन बच्चों की तरफ से जो अक्सर सवाल भेजकर ये सवाल करते हैं कि 9th में हूँ, 10th में हूँ, 11th में हूँ, 12th में हूँ जी, रिसर्च में जाना है तो मुझे क्या करना है। तो शायद एक रास्ता आज आपने बहुत अच्छा इन लोगों को बता दिया है कि आपको जाना है TIFR जी। यहाँ पर आप जाएं, ये आपकी मंजिल है और बेहतरीन और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट सर, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन क्योंकि ऐसे ही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पढ़ाई कर कर कुछ हासिल किया जा सके। तो उस सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनमें से एक जो इंस्टीट्यूट आज सर ने बताया है डिटेल में, TIFR। अगर इससे कोई सवाल आएगा तो सर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर उसको आपके सामने रखेंगे। तमाम बच्चों के लिए जिनका जिक्र आपने किया प्रोग्राम में, जो बच्चे सवाल भेजते हैं 9th में फिजिक्स में रिसर्च करना है तो क्या कौन सी जगह से मैं कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, देखें आपके लिए जैसे बात की गई है बेहतरीन, साजिद साहब ने आज TIFR के बारे में जो प्रोग्राम कराया मुझसे, बेहतरीन आपके लिए एक डेस्टिनेशन हो सकता है। कामयाब जिंदगी, एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनने के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप कह सकते हैं, इस फील्ड में जाने के लिए सारे साइंटिस्ट के अंडर में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और बच्चों से ये बात हमने बताई, उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कभी आपका बॉम्बे, अगर बॉम्बे में आप रह रहे हों या बॉम्बे कभी आना हो तो एक बार अपने बच्चे को TIFR जरूर विजिट कराइए। ओके, जा सकते हैं विजिट जा सकते हैं एकदम जा सकते हैं। ये तो इंस्टीट्यूट है तो जा सकते हैं, वहाँ दिखाएं कि साइंटिस्ट कैसे होते हैं। आप जैसे ही आम लोग होते हैं वो, लेकिन अपनी पढ़ाई के बलबूते ये ओहदा पाते हैं पहुंचते हैं। ओके, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से इसको मतलब एग्जामिनेशन दिया जा सकता है जी। सेंटर थोड़ा सा लिमिटेड जगहों पे होता है इनका, बट कहीं भी आप हो आप एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन सारी TIFR के वेबसाइट पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, इकट्ठा कीजिए। और अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजिकल साइंस में अगर रिसर्च करना है तो आपके लिए बेस्ट एक डेस्टिनेशन ये हो सकता है। अच्छा सर, एलिजिबिलिटी की एक चीज़ रह गई थी, एलिजिबिलिटी अगर हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है तो परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैटर करता है कि नहीं करता कुछ? जनरली क्या होता है साजिद साहब कि जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 60% जो अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 60% आपका मार्क्स रखते हैं। लेकिन जो OBC, ST, SC और PWD के जो बच्चे होते हैं, फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होता है, 45%, 50% होता है। और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें क्राइटेरिया थोड़ा अच्छा ही होता है और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न या पेपर का जो लेवल होता है वो डेफिनेटली अच्छा होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है जी। थैंक यू। तो बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि ये प्रोग्राम उनके लिए है जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो शायद ये आपको मदद कर सकता है ये प्रोग्राम थोड़ा सा कि आप एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों कि अभी और भी सवाल पूछना चाहते हों, तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अपना सवाल आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे 9619667578 पर, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।